हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट के प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें को हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के सभी प्रीवियस क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं उनके विवरण के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं पहले कोई और बुक कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज़ आप मुझे उस बुक का नाम कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस किए जाएं वीडियो में, तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सजेशन को मानने की। पहला क्वेश्चन है हमारा संकल्पना, विचार और अवधि से रिलेटेड, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। कुछ बुक्स दी गई हैं जिसको हमें उनसे संबंधित व्यक्तियों से मिलाना है। पहली बुक का नाम है स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1881 में आई थी और इसका संबंध है जॉन मेलकम से। किससे संबंधित है? जॉन मेलकम से संबंध है। मतलब स्केच बनाओ, मेलकम वेलकम जरूर बनाइए। तो जॉन मेलकम से इनका संबंध है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक है, ये लिखी गई है जेम्स मिल के द्वारा। मिल के देखेंगे अपन हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी गई है जेम्स मिल के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री, एल्फिंस्टन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एल्फिंस्टन के द्वारा लिखी गई है। तो हिस्ट्री का स्टोन रखा है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एल्फिंस्टन के द्वारा लिखी गई है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? BA स्मिथ के द्वारा लिखी गई है 1904 में। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया BA स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जॉन मेलकम के द्वारा लिखी गई है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का क्या है? मिल के लिखा है, तो जेम्स मिल के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एल्फिंस्टन के द्वारा लिखी गई है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह लिखी गई है BA स्मिथ के द्वारा 1904 में। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में BA स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। भारतीय इतिहास में पाश्चात्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? जो पाश्चात्य निरंकुशवाद सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया गया है HG रॉलिसन के द्वारा। किसने? HG रॉलिसन के द्वारा। मतलब रूल किया है निरंकुशवाद को, जो पाश्चात्य निरंकुशवाद है इसके सिद्धांत को रूल करने के लिए बनाया गया है ना, तो HG रॉलिसन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। कुछ छोटी छोटी ट्रिक हैं जिससे हम इन सबको याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लेखक और उससे संबंधित पुस्तक। पहली पुस्तक है सुनील कुमार के द्वारा लिखी गई है द इमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इनके द्वारा लिखी गई है, सुनील कुमार के द्वारा लिखी गई है द इमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत लिखी है सुनील कुमार के द्वारा। सही है। कैथरीन V एसर और सिंधिया V तालबोल के द्वारा लिखी गई है इंडिया बिफोर यूरोप। हरवंश मुखिया जी के द्वारा लिखी गई है द मुगल ऑफ इंडिया। हरवंश मुखिया जी के द्वारा लिखा गया है। और फरहत हसन के द्वारा राइटिंग द मुगल वर्ल्ड नहीं लिखा गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पहले 3 सही हैं, लास्ट का चौथा गलत है। द राइटिंग द मुगल वर्ल्ड के लेखक है मुजफ्फर आलम। मतलब आराम से राइटिंग हुए है ना, लाइटिंग हुई है मुगलों की। कैसे हुई? आराम से हुई है। तो लाइटिंग द मुगल वर्ल्ड के लेखक है मुजफ्फर आलम। और देखो हम उनको भी देख के याद कर लेते हैं। ओके, सुनील कुमार के द्वारा लिखी गई है द इमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो सुनील कुमार ने कुछ इमेजिनेशन किया दिल्ली सल्तनत के बारे में, वो लिखा है ने। कैथरीन और सिंधिया किसमें? बोफोर्स में जा रहे हैं, तो इंडिया बिफोर यूरोप लिखा गया है इनके द्वारा। हरवंश मुखिया इनके द्वारा लिखा गया है, जो मुगल्स ऑफ इंडिया है ना, उनके वंश के बारे में लिखा है हरवंश मुखिया जी के द्वारा। द मुगल्स ऑफ इंडिया किसने लिखा है? हरवंश मुखिया जी के द्वारा लिखा गया है। और जो लाइटनिंग द मुगल वर्ल्ड है, ये लिखी गई आलम के द्वारा। धीरे धीरे से आराम से लिखी गई है, तो मुजफ्फर आलम के द्वारा इसको लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसी महाराष्ट्र का शुक्रात या सीक्रेट्स कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे महादेव गोविंद रानडे।
MG रानाडे जी को महाराष्ट्र का शुक्रात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य थे जो कि 1869 में बने थे। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे जी को जाता है। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, जाति पाति का विरोध किया था। इन्हें महाराष्ट्र का शुक्रात कहा जाता है। नया इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही उत्तर है उसका चयन कीजिए। नए इतिहास के बारे में इसमें अपने ध्यान को समूह लोगों के व्यवहार, रीति रिवाज एवं मान्यताओं पर केंद्रित रखा गया है, तो ये सही है। इसने ऐतिहासिक घटनाओं के केंद्र से राजनीतिक इतिहास को हटाने का प्रयास किया है, ये भी सही है। इन्होंने समाज विज्ञान एवं अन्य वैज्ञानिकों के ढंग, अंतर्दृष्टि को अपनाया है, तो ये भी सही है। ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इतिहास के नवीन दृष्टिकोण में समाज विज्ञान, अन्य वैज्ञानिकों के ढंग, अंतर्दृष्टि को अपनाने पर बल दिया गया है, ये सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न, कथन और तर्क। कथन कहता है नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया था, तो ये सही हो जाएगा। नवपाषाण युग है, उसके बाद कौन सा युग आया था? धातु युग आया था, सही है। कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ में चलता रहा है, तो ये भी सही है। दोनों ही सही हो जाएंगे और RA की सही व्याख्या करता है। नवपाषाण काल 2 चरणों में गैर मृदभांड और मृदभांड काल में विभाजित है। मृदभांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। घोड़े की मृद मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो जो घोड़े की मृद मूर्तियाँ हैं ये मिली हैं मोहनजोदाड़ो से। आरायुक्त जो मृत पहिया है इसको प्राप्त किया गया है बनावली से। आरायुक्त मृण पहिया वनावली से मिला है। यज्ञ वेदियाँ ये कालीबंगा से मिली हैं, कालीबंगा राजस्थान से मिली हैं। और शवाधान H ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो घोड़े की मृण मूर्तियाँ, घोड़ा मरा हुआ मिला है मोहनजोदाड़ो से। आहारायुक्त पहिया मृण पहिया है, ये वनावली से मिला है। वन में गए थे तो आहारायुक्त एक मृण पहिया कहाँ से मिला है? वनावली से मिला है। यज्ञ वेदियाँ ये कालीबंगा से मिली हैं। बहुत सारी काली मिट्टी, हल जोते हुए खेत, ये सब कालीबंगा से मिले हैं। काली चूड़ियाँ। समाधान H ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। समाधान H कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विलियम जोन्स का संबंध किससे है? तो जो विलियम जोन्स हैं इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। जेम्स प्रिंसेप ये वो है ना जिन्होंने अशोक के शिलालेख पढ़े थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के शिलालेख भी इन्होंने पढ़े हैं। सिंधु घाटी की लिपि का उद्वाचन किया है किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कनिंघम ये हमारे भारतीय सिक्कों से संबंधित हैं, कनिंघम। और सर जॉन मार्शल हैं, इनका संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। ये निर्देशक रहे हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के, सर जॉन मार्शल। विलियम जोन्स का संबंध है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध है विलियम जोन्स से। जेम्स प्रिंसेप का संबंध है सिंधु घाटी की लिपि का उद्वाचन से। कनिंघम का संबंध है भारतीय सिक्कों से। और सर जॉन मार्शल का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सर जॉन मार्शल आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। कुछ नरेश दिए गए हैं, उनके हमें राजा बताने हैं। ओके, तो अश्वपति का संबंध तो कैकई से है। ब्रह्मदत्त काशी से आते हैं। जरासंध मगध से आते हैं। और जो जन्मेजय हैं यह क्रूर से आते हैं, कुरु। देखिए हम इनको देखते हैं सही क्या सही है, उसका आंसर हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। ओके, ब्रह्मदत्त का संबंध कहाँ से है? तो ब्रह्मदत्त हैं तो ब्रह्म हाँ कहाँ मिलते हैं? काशी में मिलते हैं, तो काशी में। जरासंध सबको बिल्कुल एकदम मार के रख दिया था। जरासंध मगध से संबंधित है। जन्मेजय बहुत ज़्यादा क्रूर थे, तो कुरु का संबंध है जन्मेजय से। अश्वपति इनका संबंध है कैकई से। प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के सिक्के बने हैं? तो जो प्राचीनतम जो हमें सिक्के मिले हैं वो चांदी के थे और बहुत सारे तांबे के थे। चांदी और तांबे के सिक्के प्राचीनतम भारतीय सिक्के माने जाते हैं, जिन्हें वो कहा जाता है आहत मुद्राएं। प्राचीन भारत के वास्तविक सिक्कों की शुरुआत 5वीं से 16वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में मानी जाती है। इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, जो कि चांदी और तांबे के बने थे। मौर्य काल में सीताकर
लागू होता था। जो सीता कर है वो कृषि से रिलेटेड था और इसमें भी जो स्वामित्व वाली कृषि भूमि होती थी उससे प्राप्त होता था। तो सीता कर किस पर लागू किया जाता था? राज स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर। मौर्य काल में राजकीय भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कर कहलाती थी, जबकि व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि को प्राप्त होने वाली आय भाग कहा जाता था। जो व्यक्तिगत स्वामित्व वाली कृषि भूमि होती थी, इससे जो आय होती थी उसको भाग कहा जाता था, जबकि जो राजकीय स्वामित्व वाली भूमि होती थी उससे प्राप्त आय को सीता कर कहा जाता था। निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं ये कौन सा शुंग वंश से संबंधित हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुष्यमित्र शुंग, इनके द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। उनके बाद आते हैं अग्निमित्र, जो अब वो है मालविका अग्निमित्रम, इनके ऊपर लिखी गई है। और फिर उनके बाद आते हैं सुज्येष्ठ तीसरे नंबर पर, और लास्ट में आते हैं वसुमित्र। तो शुंग वंशी शासकों का सही कालानुक्रम होगा पुष्यमित्र शुंग, जो कि 185 से 149 ईसा पूर्व तक थे। फिर अग्निमित्र 149 से 141 ईस्वी तक रहे हैं। सुज्येष्ठ अर्थात वसुज्येष्ठ ये 141 से 131 ईसा पूर्व तक हैं। और फिर आते हैं वसुमित्र 131 से ये 124 ईस्वी तक रहे हैं, ईसा पूर्व तक हैं ये। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत के संकेत क्या हैं? तो जो रोमक सिद्धांत हैं वो रोम से तो बिल्कुल नहीं आए हैं, तो रोमन प्रभाव छोड़ दो। तो रोमक हैं, रोम खड़े हो जाते हैं जब नानी ये कहानी सुनाती हैं, तो यूनानी प्रभाव से आते हैं। रोमक सिद्धांत का संकेतक कौन था? तो ये यूनानी प्रभाव था। भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा है। गार्गी संहिता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। विक्रमशिला कहाँ पर है? तो जो विक्रमशिला है वह बिहार में है, विक्रमशिला बिहार में है। बल्लवी गुजरात में स्थित है। बेसनगर हमारे मध्य प्रदेश में है और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा 1 सही। विक्रमशिला का संबंध है बिहार से, बल्लवी का संबंध है गुजरात से, बेसनगर का संबंध है जम्मू मतलब मध्य प्रदेश से, और जो हमारी नागार्जुनकोंडा है इसका संबंध किससे है? नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित किस अभिलेख में प्राचीनतम सती का प्रमाण मिला है? तो प्राचीनतम सती का प्रमाण ऐरन अभिलेख से मिला है, ऑप्शन है हाँ। भानुगुप्त का ऐरन स्तंभ अभिलेख, ये सागर में पाया जाता है। प्राचीनतम सती का प्रमाण कहाँ से मिला है? भानुगुप्त का ऐरन स्तंभ अभिलेख से। गुप्त शासक भानुगुप्त का 510 ईस्वी के ऐरन अभिलेख से सती प्रथा के उल्लेख मिले हैं। हर्ष की माता यशोमती भी 604 में सती हो गई थी। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शासक और उनसे संबंधित शिलालेख बताइए। पहले आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का संबंध है विलशत से। विलशत शिलालेख का संबंध किससे है? कुमारगुप्त प्रथम से है। कुमारगुप्त द्वितीय इनका संबंध है सारनाथ अभिलेख से। तो कुमारगुप्त द्वितीय का संबंध है सारनाथ अभिलेख से या शिलालेख से। बुद्धगुप्त का संबंध है ऐरन से। बुद्धगुप्त का संबंध है ऐरन अभिलेख से। और जो पारंतक द्वितीय हैं इनका संबंध है उत्तर मेरू से। उत्तर मेरू शिलालेख से संबंधित है पारंतक द्वितीय। शासक और उनसे संबंधित शिलालेख। कुमारगुप्त कुमार हैं तो छोटे से हैं बालक, तो विलशद बालक हैं छोटे छोटे से। विलशद शिलालेख से संबंधित हैं। कुमारगुप्त द्वितीय का संबंध किससे है? सारनाथ से, मतलब 2 बार सार समझा दिया। तो सारनाथ शिलालेख का संबंध किससे है? कुमारगुप्त द्वितीय से है। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्म का ज्ञान है लेकिन सती प्रथा के साक्ष्य भी ऐरन से मिल रहे हैं, तो ब्रह्मगुप्त का संबंध है ऐरन शिलालेख से। फिर पारंतक मतलब सब पार कर गए, उत्तर मेरू सब, मेरू पर्वत भी, सुमेरु भी, तो पारंतक द्वितीय का संबंध है उत्तर मेरू शिलालेख से। निम्नांकित का अनुक्रमित रूप क्रम बताइए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं शिव विष्णु,
फिर दूसरे आएंगे महेंद्र वर्मन, तीसरे आएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम और चौथे आएंगे परमेश्वर वर्मन सेकंड। पहले हैं श्री विष्णु, दूसरे हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, तीसरे हैं नरसिंह वर्मन प्रथम और चौथे हैं परमेश्वर वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश के महान शासकों में सह विष्णु जो कि 555 से 590 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, इनके दरबार में भारवी निवास करते थे। इनके बाद सह विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि 590 से 630 तक रहे हैं। महेंद्र वर्मन के पश्चात नरसिंह वर्मन ममल्ल का शासनकाल 630 से 668 तक रहा है। नरसिंह वर्मन के पश्चात कुछ समय के लिए महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 672 तक उनका शासनकाल रहा है। उनके पश्चात परमेश्वर वर्मन प्रथम, ये 672 से 700 तक इनका शासनकाल रहा है। कौन कौन रहे हैं पहले देखो, पहले सह विष्णु, उनके बाद आते हैं कौन, सह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय और फिर आते हैं परमेश्वर वर्मन। दक्षिण भारत के राजाओं के निरंतर संघर्षरत रहने का कारण क्या था? तो जो दक्षिण भारत में संघर्ष हो रहे थे राजाओं के, क्यों हो रहे थे? क्योंकि गोदावरी और कृष्णा नदी और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा करने के लिए। दक्षिण भारत में राजाओं के आपस में संघर्षरत रहने के प्रमुख कारण में गोदावरी कृष्णा नदी के भागों पर नियंत्रण को लेकर था, क्योंकि वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ और बांस के लिए बहुत सर्वोत्तम थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। अमीर खुसरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीर खुसरो यह सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, पहला सही हो जाएगा। यह कहा जाता है कि इन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं, तो ये भी सही है। इनका ग्रंथ खज़ाइन उल फितूह सुल्तान कैकुबाद के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि संगीत वाद्य यंत्र सितार, इनका आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है, तो ये सही है। कौन सा गलत है? तीसरा गलत हो जाएगा। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय के शेख निज़ामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। इन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इनके ग्रंथ खज़ाइन उल फितूह अर्थात तारीख ए अलाई में अलाउद्दीन के 15 विजय और आर्थिक सुधारों का वर्णन है। उल्लेखनीय है कि जो संगीत वाद्ययंत्र सितार है उसका आविष्कार 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने नहीं अपितु खुसरो खां ने किया था। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी? परिपक्व हौज खास की सफाई करवाई थी, जिसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया था। तो मरम्मत करने का कार्य किया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन समय समय पर दिल्ली के सुल्तान जैसे इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय इसकी मरम्मत का कार्य और मदरसे का निर्माण कराया गया था। फिर आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संत, कवि और उनसे संबंधित उनकी रचनाएं। कबीर का संबंध है किससे? बीजक से। इनकी कविताओं का संग्रह लिखा गया है बीजक में। सूरदास के द्वारा लिखी गई है भ्रमर गीत। एकनाथ जी के द्वारा लिखा गया है भावार्थ रामायण, और जो तुलसीदास हैं इनके द्वारा लिखी गई है विनय पत्रिका और रामचरितमानस। कौन सा सही हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। कवि में पहले आते हैं कबीर, इनके द्वारा लिखी गई है रचना बीजक। सूरदास जी, इनके द्वारा लिखा गया है भ्रमर गीत। एकनाथ जी, इनके द्वारा भावार्थ रामायण का वर्णन किया गया है, और तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है विनय पत्रिका। निम्नलिखित लेखकों में से किसका यह दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो ये वर्णन जो है वह किया गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, क्योंकि वर्नी का जो पूरा टाइम पीरियड रहा है, तो वर्नी का जो लास्ट टाइम था उसमें फिरोज शाह तुगलक ने इनको बहुत कष्ट दिए थे, इसलिए वर्नी ने फिरोज शाह तुगलक के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो ये बात हुई कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुना था, ये जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में यह दावा किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सल्तनत कालीन प्रदेश एक राज्य और उनसे संबंधित शासक। पहले हैं हमारे गुजरात के शासक। गुजरात के हैं महमूद बेगड़ा। बहमनी के संबंधित हैं देखो कश्मीर मतलब मालवा से संबंधित है महमूद खिलजी का संबंध है से, और अहमद शाह का संबंध है बहमनी से, और कश्मीर का संबंध है सुल्तान सिकंदर से। कश्मीर से कौन है? सुल्तान सिकंदर हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी। देखो गुजरात सल्तनत में आते हैं महमूद बेगड़ा। बहमनी साम्राज्य से आते हैं अहमद शाह। कश्मीर सल्तनत के अंतर्गत आते हैं सुल्तान सिकंदर, और मालवा सल्तनत के अंतर्गत आते हैं महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम का संबंध है मालवा सल्तनत से। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका नाम हो जाएगा इस्लाम शाह। किसके द्वारा? इस्लाम शाह के द्वारा इन टुकड़ियों का विभाजन किया गया था। शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों में सुधार किया था, इसको कई इकाइयों में विभाजित किया था। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हुई है गुजरात विजय, नहीं एक हाँ अकबर के द्वारा पहले गुजरात की विजय की गई थी। फिर दाग की प्रथा प्रारंभ की गई, क्योंकि इसमें धांधली ना हो तो दाग की प्रथा शुरुआत की गई थी। उसके बाद होता है हल्दी घाटी का युद्ध तीसरे नंबर पर, और चौथे में होता है जो इलाही युग है उसका प्रारंभ हो गया था। तो अकबर के द्वारा गुजरात की विजय 21 नवंबर 1572 को की गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध अप्रैल 1566 में किया गया था। 75 में नहीं हुआ था, 76 में होता हल्दी घाटी का युद्ध है ना, 1576 में हुआ था। फिर दाग प्रथा की शुरुआत 1573 में हुई है। साथ में तीनों को दाग दिया था। दाग प्रथा की शुरुआत हुई है 1573 में। इलाही सम्मत की शुरुआत हुई है 1581 में। अच्छे से इलाही सम्मत प्रारंभ किया था। तो इलाही सम्मत की स्थापना हुई थी 1581 को। राय सिंह 5000 किस राजवंश से संबंधित है? तो रायवंश सिंह 5000 का संबंध हो जाएगा। ये राठौर वंश बीकानेर से संबंधित है। राठौर वंश के बीकानेर से संबंधित हैं राय सिंह 5000। अकबर और जोधपुर के राजा मालदेव का पुत्र चंद्रसेन सहित स्वामी भक्ति प्रकट की तो बीकानेर के राय कल्याणमल और उनके पुत्र राय सिंह ने अकबर के समक्ष 1570 में आत्मसमर्पण किया। अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार 1570 में राय कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ सम्मिलित हुए। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य के मैत्री संबंध स्थापित हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है बताना है। पानीपत का दूसरा युद्ध लोधी इब्राहिम लोधी के पे नहीं लड़ा गया था, बल्कि अकबर और लड़ा गया था उसके बीच में, हेमू के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया है। धर्मत का युद्ध औरंगज़ेब बनाम दारा लड़ा गया है, तो ये सही हो जाएगा। औरंगज़ेब और दारा के बीच में कौन लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। ये उत्तराधिकार के युद्ध के लिए थे युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया है। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। धर्मत का युद्ध औरंगज़ेब और दारा के बीच में हुआ है। सामूगढ़ का युद्ध औरंगज़ेब और दारा के बीच में हुआ था। 2 युद्ध हुए हैं, धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, दोनों के बीच में, औरंगज़ेब और दारा के बीच में। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। खासा ए शरीफा। खासा ए शरीफ का संबंध है बादशाह के अपना प्रतिष्ठान, खास है मतलब अपनी प्रतिष्ठान है, तो बादशाह की अपनी प्रतिष्ठान का संबंध है खासा ए शरीफ से। शहबंदी, शहबंदी मतलब ये विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिक होते हैं। शहबंदी का संबंध है विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिक से। तलब का संबंध है मनसबदार की वेतन मांग से। तलब का संबंध है मनसबदार की वेतन मांग से। और जकात का संबंध है मार्ग शुल्क से। जकात का संबंध किससे है? मार्ग शुल्क से।
खासा ए शरीफा का संबंध है बादशाह के अपना प्रतिष्ठान से। सहबंदी का संबंध है विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक से। तलब का संबंध है मनसबदार की वेतन मांग से। और जो जकात है उसका संबंध है मार्ग शुल्क से। वेतनमान या जकात का संबंध है किससे? मार्ग शुल्क से। यहाँ वहाँ से जाओगे शुल्क देना पड़ेगा, मार्ग शुल्क हो गया। तलब हो गया, तलब है वेतन की सबको, तो मनसबदार की वेतन मांग तलब कहलाती है। शहबंदी मतलब शह मिल रही है जो विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक होते हैं उनके लिए, तलब वेतन की है। शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों और भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगलकालीन भारत के शहरों के बारे में उपयुक्त जो टिप्पणी है वह किसके द्वारा की गई है? तो ये है टिप्पणी फादर मार्सरेट के द्वारा की गई। जो मार्सरेट है इनके द्वारा ये टिप्पणी की गई थी। फादर मार्सरेट अकबर के नियंत्रण पर इबादत खाना में अपने धर्म चर्चाओं में भाग लेने के लिए 5078 में आए थे। अकबर ने इन्हें शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में अकबर के चरित्र, उनके व्यक्तित्व, मुगल दरबार एवं मांडू, सूरत, दिल्ली, लाहौर, ग्वालियर आदि नगरों का वर्णन किया है। पीटर मुंडी शाहजहाँ के समय आए थे। इन्होंने तत्कालीन अकाल का वर्णन किया है। जबकि जो टेवनियर हैं इन्होंने शाहजहाँ के समय आए थे और इन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की है, लगभग संपूर्ण भारत में भ्रमण किया है। सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय के राजदूत बनकर 1615 में जहांगीर के दरबार में आए थे। यह कथन किसका है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य किया था? तो ये कहा था टेवनियर के द्वारा, ट्रैवल किया था इसने, तो इसने बताया था कि ताजमहल का निर्माण 20,000 लोगों ने अनवरत कार्य से बनाया था। फ्रांसीसी यात्री टेवनियर 1638 से 1663 के बीच में भारत में 6 बार यात्रा की। यह पेशे से जौहरी था। यह शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। इसका विवरण यात्रा ट्रेवल्स इन इंडिया नाम से प्रस्तुत किया गया है। नीचे दिए गए हैं कथन और कारण। तो कथन कहता है कि अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी से व्यापार करते थे। तो सही है कि जो मुगल अमीर थे वो क्या करते थे? अपने नाम से या फिर व्यापारियों की साझेदारी से व्यापार करते थे। दूसरा, बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त संपूर्ण वस्तुओं को व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया था। तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। मीर जुमला फारसी व्यापारी था। यह पहले गोलकुंडा का वजीर था, बाद में मुगलों की सेवा में आ गया था। इसने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था इसे, और इसने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहाँ का ही मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा दिया था। नेक्स्ट आते हैं संसार के इतिहास, संकल्पनाएं, विचार और अवधि से संबंधित प्रश्न। किस इतिहासकार ने सामुदायिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संख्या दी थी? जो सामुदायिक व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारी हैं, भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संख्या दी है। तो ये हो जाएंगे वान लियूर के द्वारा ये संख्या दी गई थी, वान लियूर। 18वीं शताब्दी के भारत की आर्थिक समृद्धि के स्वरूप का वर्णन करते हुए इतिहासकार वान लियूर ने सामुदायिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संख्या दी थी। 18वीं शताब्दी के निम्नलिखित मुगल सम्राटों के नाम पर विचार कीजिए। 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट थे, उनके नाम बताने हैं। पहले आते हैं जहांगीर शाह, सबसे पहले शासनकाल था जहांगीर शाह का। उनके बाद आते हैं दूसरे मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आते हैं आलमगीर द्वितीय। जहांगीर शाह का शासनकाल रहा है 1712 से 1713, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748, अहमद शाह का 1748 से 1754 और आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया था? तो भारतीय सिविल सेवाएं हैं, इनको प्रारंभ किया गया है कॉर्नवालिस के द्वारा। किसने किया है? कॉर्नवालिस के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। इस सेवा में
1853 ईस्वी से प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी थी। यह प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में यह भारत में होने लगी। 1863 में प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। भारतीय महिला संघ वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में की गई थी? तो भारतीय महिला संघ या वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना मद्रास में की गई थी। कहाँ पे? माँ से मद्रास, माँ से महिला, तो भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास में की गई थी। भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास में लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। किसने की थी? लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्त्री पुरुष तुलना कंपैरिजन बिटवीन वुमेन्स एंड मैन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है ताराबाई शिंदे के द्वारा। मतलब तारे जितना डिफरेंस है दोनों में। तो स्त्री पुरुष की तुलना द कंपैरिजन बिटवीन वुमेन्स एंड मेन पुस्तक के लेखक हैं ताराबाई शिंदे। जो ताराबाई शिंदे हैं इनके द्वारा 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आंदोलन और उसमें क्षेत्र बताइए। पावना आंदोलन का संबंध किससे है? तो पावना आंदोलन का संबंध है पूर्व बंगाल से संबंधित है पावना विद्रोह। मोपला विद्रोह का संबंध है मालाबार से। मोपला विद्रोह का संबंध कहाँ से है? मालाबार तट से है। दक्कन दंगे, दक्कन में जो दंगे हुए थे वह महाराष्ट्र में हुए थे। और जो बारदौली आंदोलन है ये गुजरात में हुआ था। बारदौली आंदोलन गुजरात में हुआ था। पावना आंदोलन 1873 से 1876 के बीच में पश्चिम बंगाल के पावना जिले में हुआ था। मोपला विद्रोह यह केरल के कृषकों द्वारा 1836 से 1854 के बीच में 22 बार विद्रोह हुए हैं। मोपला विद्रोह केरल में। फिर दक्कन विद्रोह ये 1875 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुए थे। बारदौली सत्याग्रह यह 1928 में गुजरात के सूरत जिले में हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये लिखी गई है 1909 में। कब लिखी गई? 1909 में। पार्लियामेंट सुधार के समय हिंद स्वराज लिखी थी गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या की थी। तो स्वराज की व्याख्या हिंद स्वराज में की गई है महात्मा गांधी के द्वारा 1909 में। पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती क्या हुई थी? बड़ी थी। तो पूना समझौते के परिणाम स्वरूप जो सामान्य मतदाता की सीट हैं उसमें दलित वर्ग की सीटों में आरक्षण में सीटें बढ़ गई थीं। 1932 में हुआ था पूना समझौता। 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। क्यों? तो खेड़ा के किसान आंदोलन में। तो गांधी जी के जो गुजरात सभा में मुख्य भूमिका निभाई गई थी खेड़ा के किसान आंदोलन में। गांधी जी के द्वारा 1918 में गुजरात जिले के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट ना दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों के साथ विद्रोह किया था। इसमें गांधी के द्वारा गुजरात सभा में वल्लभ भाई पटेल, इंदु लाल याग्निक और अन्य युवा लोगों ने गांधी जी के साथ विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की है? तो महिला आर्य समाज की स्थापना की गई है पंडित रमाबाई के द्वारा। तो महिला शिक्षा सुधार करने के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की है। पंडित रमाबाई के द्वारा 1889 में मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की गई। 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। किसने? पंडित रमाबाई ने की थी। किस वर्ष में शारदा अधिनियम आया था? शारदा अधिनियम 1929 में आया था। 1929 में शारदा अधिनियम आया।
1929 में अजमेर निवासी और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। इसे ही सारदा अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं की या जो लड़कियों की आयु है विवाह की, वह न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। रानी गौडिनेलु, जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो वह कहाँ से थी? तो वह नागालैंड से थी। रानी गौडिनेलु का संबंध कहाँ से है? नागालैंड से है। पूर्वोत्तर राज्य में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जोड़ पकड़ा तो जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना गया। जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना गया कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में। नागाओं ने भी इसमें भाग लिया। यदुनाथ की हत्या कर दी गई और उनकी बहन गौडिनेलु ने नागा आंदोलन की बागडोर संभाली। उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। नेहरू जी ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं है? तो INA इंडियन नेशनल आर्मी जो है उससे संबंधित हैं रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल और जनरल मोहन सिंह, लेकिन रास बिहारी घोष का संबंध से नहीं है। इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में की गई थी। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया। लक्ष्मी सहगल और जनरल मोहन सिंह INA से संबंधित थे, जबकि जो रास बिहारी घोष हैं इन मुख्यतः उदारवादी थे। इन्होंने 1908 में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? तो ये जून 1948 में छोड़ देंगे। फरवरी 1947 में घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। INA इंडियन नेशनल आर्मी के जनरल सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व के किस सेना के अधिकारी थे? तो ये थे ब्रिटिश भारतीय सेना के। जब ये INA में शामिल नहीं होते उससे पहले ये ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया। मुख्य आयुक्त मेजर शहनवाज खां, प्रेम सहगल और दयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। ये तीनों ही INA में शामिल थे। इससे पूर्व ये ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल थे। 26 जनवरी 1950 को बने भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत आदर्श और मूल निर्दिष्ट थे। वो कौन से थे? इसमें लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को ग्रहण किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसका मूलभूत आदर्श मूल निर्दिष्ट इस प्रकार है: भारत धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। भारत में बालिक मताधिकार पर आधारित संसदीय प्रणाली होगी। इसमें विधि के सम्मुख सभी के समान अधिकार की गारंटी होगी, जबकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रभावी हुआ, लेकिन मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE कानून 1909 में लागू किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सा संविधान का हिस्सा नहीं है? तो लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें नहीं था, बल्कि इसके लिए एक अलग से अधिनियम आया था, जो कि था कौन सा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909 में आया था। जबकि भारत में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ये सही है। भारत में बालिक मताधिकार पर आधारित संसदीय प्रणाली होगी, ये भी सही है। इसमें
विधि के सम्मुख सभी के समानता की गारंटी होगी, तो ये भी सही है। पहले 3 सही हो जाएंगे, जबकि लास्ट वाला डी गलत है। लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा नहीं थी संविधान में 1950 तक, उसमें बाद में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। मोपला दक्षिण मालाबार के निर्धन किसान एवं कृषि श्रमिक होते थे। निम्नलिखित जाति में से उन्हें धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था। ये किसने कहा है? तिया और तेरुमा। तो दक्षिण मालाबार के जो निर्धन किसान कृषक श्रमिक होते थे, जिन्हें जाति में उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को ग्रहण किया था, वो हैं तिया और चेरुमा। केरल में रहने वाले मोपला कृषक उन अरब लोगों की वंशज थे जो कि बहुत पहले मालाबार तट पर बस गए थे। ये मोपला कृषक मुसलमान थे जिनको धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाया गया था। मोपला पूर्व में तिया और चेरुमा जनजाति से संबंधित थे। शीत युद्ध के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो जो शीत युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यूएसए की योजना यह थी कि अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रमोशन के लिए क्यूबा के द्वीप का प्रयोग किया जाए, तो ये तो शीत युद्ध का कथन सही नहीं होगा। दूसरा, यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों ने अन्य देशों की लड़ाई के लिए सेनाएं और हथियार भेजे थे, तो ये सही हो जाएगा। यूएस और जो सोवियत संघ है वो आमने सामने नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अन्य देशों को हथियार और सेनाएं भेज रहे थे कि तुम लोग लड़ो, हम आएंगे लड़ने। तो ये शीत युद्ध था, ये सही हो जाएगा। रूस ने विराट बर्लिन दीवार का निर्माण किया ताकि पूर्व बर्लिन के वासी को पश्चिम बर्लिन में जाने से रोका जा सके, तो ये भी सही हो जाएगा। शीत युद्ध की परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में नाटो और वायसराय समझौते का अस्तित्व में आए थे, तो ये भी सही हो जाएगा। शीत युद्ध की परिस्थितियाँ क्या थी? इससे नाटो बना था और जो वायसराय का समझौता हुआ था वो अस्तित्व में आया था, तो ये भी सही हो जाएंगे। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और उनके आश्रित देश और यूएसए और उनके सहयोगी देशों के बीच में भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945 से 1991 तक रही है। वर्ष 1961 में अंग्रेज़ों ने क्यूबा में बे ऑफ पिक्स आक्रमण की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य सोवियत समर्थित फिदेल कास्त्रो की सत्ता को उखाड़ फेंकना था, किंतु अमेरिका का यह अभियान विफल रहा। इसलिए जो कथन ए है वो गलत हो जाएगा और अन्य विकल्प सही हैं। इतिहास से संबंधित अनुसंधान के प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में से जेम्स अगस्त हिक्की से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जेम्स अगस्त हिक्की भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं, तो ये सही है। यह बंगाल क्रॉनिकल के संस्थापक थे, ये गलत हो जाएगा। इन्होंने सदैव प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया है, सही है। कंपनी सरकार ने इन्हें निडर पत्रकार होने के लिए जेल भेजा था, तो ये भी सही हो जाएगा। कौन सा गलत है? बी गलत हो जाएगा। 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसका नाम था द बंगाल गजट और द कलकत्ता जनरल एडवाइज़र। इनके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना के कारण 1782 में इसे बंद करा दिया गया। इसके साथ हमारे आज के प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 के प्रश्न पत्र को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।